चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं आज हम, बीच बीच में से टॉपिक उठाएंगे, ठीक है ना, जो जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे इस टॉपिक में आपको रिवीजन की जरूरत है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स के लिए भी ये वाला साइन लगा दिया मैंने, डिटर्मिनेंट के लिए भी ये वाला साइन लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तो कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। देखो वैसे जो हमारा ज्योमेट्री वाला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। उसी फॉर्मूले को यूज करके जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए तो हमने क्या पाया कि अगर मेरे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, दीज आर द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल ABC, तो इसका जो एरिया मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ, ये हमारा 10th में फॉर्मूला था x1 इंटू में देखो 1 2 3 की ऐसे साइकिल रखो, 1 के बाद 2 और 3 आएंगे, मीन्स y2 और y3 आएंगे। x1 इंटू में क्या आएगा, y2 माइनस y3, फिर प्लस, प्लस में अब 2 से स्टार्ट करो मतलब x2 आएगा, इंटू में क्या आएगा, 2 के बाद साइकिल कहाँ जाएगी, 3 और 1 पे जाएगी मतलब y3 माइनस का y1, फिर प्लस में x3, इंटू में क्या आ जाएगा, अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से जाएगी, 1 और 2, तो y1 माइनस का y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इन क्लास 10th, इन क्लास 10th शायद आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था एट दैट टाइम, बट उससे पहले था ये, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना, इट मे बी नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं इसका, क्या लगाते हैं इसका, मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर इसको हम डिटर्मिनेंट में कैसे एक्सप्रेस करें, हमसे तो पूछा गया है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से क्या करेंगे, सुनो भाई। तो मुझे एक ऐसा डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, मुझे एक ऐसा डिटर्मिनेंट चाहिए जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पे ये सेम आ जाए, सिंपल, यही तो चाहिए ना। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें x1 y1 रखा, x2 y2 रखा, x3 y3 रखा, और लास्ट वाली कॉलम में 1 1 1 रखा। तो जब मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है ये अंदर वाली। कैसे ओपन करो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं ना हम। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करना कितने बच्चों को नहीं आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करना आती, सभी को आती है, आनंद आता है आपको, ठीक है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उसके एलिमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय देयर कोफैक्टर और फिर उनका सम, ठीक है, यही तो करते हैं ना यार। तो x1 इंटू में y2 माइनस का y3 कोफैक्टर आ गया, फिर हमने ये वाली कॉलम सेलेक्ट करी इस बार, फिर क्या आएगा बीच में, प्लस का x2 आएगा, और इंटू में क्या आएगा, इसका कोफैक्टर। तो इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ेंगे, y1 माइनस y3 वो तो हो गया माइनर, और एक साथ में आएगा -1 की पावर में i प्लस जे, मतलब -1 की पावर 3। तो y1 माइनस y3 में -1 और आ जाएगा बाहर, तो वो बन जाएगा y3 माइनस y1, वो मैंने अंदर ही एडजस्ट कर दिया। फिर प्लस आएगा x3, फिर ये रो ये कॉलम जाएगी, तो y1 माइनस y2 कोफैक्टर ये आ गया। इसकी पोजीशन 1 1 पॉजिटिव, इसकी पोजीशन 2 1 नेगेटिव, इसकी पोजीशन पॉजिटिव 3 1। तो इसके कोफैक्टर के साथ पॉजिटिव साइन पहले ही, इसके साथ माइनस, वो माइनस मैंने अंदर ही एडजस्ट कर दिया, इसके साथ प्लस, वो एज इट इज डन। और इस पूरी वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा, वो मॉडुलस। अब बच्चा लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, मॉडुलस नहीं लेता। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, मॉडुलस नहीं लेता, ठीक है। तो मॉडुलस लेना है भाई, मॉडुलस बोला है तो मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, इफ एरिया इज 0, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो, स्पेशली जब गिवन हो, देखो जब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, लाइक 2 3 3 -1 5 7, सपोज कर ऐसा दे दिया, बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो,
आप क्या करते हो, आप ये फॉर्मूला लिखते हो, डिटर्मिनेंट बनाते हो, मॉडुलस नहीं लगाते हो, तो भी आपको याद आ जाएगा लास्ट में, यार ये तो नेगेटिव आ गया तो मैं पॉजिटिव कर दूँ। मानते हो ना, यस और नो, क्योंकि एरिया है तो आप पॉजिटिव कर लोगे, मॉडुलस नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। बट वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा पूछते ही नहीं है, वो पूछेंगे -1 की जगह डाल देंगे x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द एरिया बिकम्स 5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना बन जाए, 5 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जब आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो फिर पाप हो जाएगा, तो फिर पाप हो जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस पूरे को 5 के इक्वल रखना है। मॉडुलस नहीं लगाया, आपने रख दिया 5 के इक्वल, इट्स ओके। मॉडुलस लगाते तो फिर क्या होता सीन कि समथिंग कोई टर्म थी उसका मॉडुलस 5 था, आपने क्या किया, मॉडुलस नहीं लगाया, सीधा इसको 5 रख दिया। बट मॉडुलस लगाने का मतलब ये है कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये तो 5 या -5 भी तो हो सकती थी ना, क्योंकि अगर अंदर -5 होता तब भी तो एरिया 5 बोलते आप, अंदर 5 होता तब भी आप एरिया 5 बोलते हैं। बट आपने बोला कि एरिया 5 है तो अंदर वाला 5 ही होगा, तो गलत हो गया ना, क्या पता अंदर वाला -5 रहा हो। आर यू गेटिंग, यस और नो? यार ये वाली टर्म अगर -5 होगी तब भी तो एरिया 5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, और अगर ये 5 होगी तब भी एरिया 5 बोलोगे आप। बट एरिया 5 बोला हुआ है तो अब क्या बोलोगे अंदर वाली टर्म को, 5 नहीं ना, क्या बोलोगे, +-5। तो बस ये डिफरेंस आ गया। तो जब भी एरिया हमें गिवन है तो हमें मॉडुलस लेना जरूरी है, या फिर मॉडुलस हटाते हो तो साथ के साथ वहां पे क्या लगा दो, +-। डन है, पक्का एकदम से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने अभी इस वाले टेस्ट में +- नहीं यूज किया, 1-2 बच्चों को छोड़ के बस, सबने एक वैल्यू निकाली है, दूसरी वैल्यू नहीं निकाली। 2 वैल्यू निकल के आएंगी फिर x की, एक वैल्यू पॉजिटिव वाले से और एक वैल्यू नेगेटिव वाले से। क्लियर टू ऑल, कर पाएंगे अब अच्छे से, आई नहीं आवाज, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो। हाँ अरे बोलो ना यार, बोलो ना, कौन सा 22, 27, ओके। देखो अब ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, असाइनमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, असाइनमेंट डिटर्मिनेंट्स। आई होप कि सभी बच्चों को असाइनमेंट मिल चुका है, मिला है नहीं मिला है, ठीक है बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मैट्रिक्स दी हुई है अपन को, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ये बच्चा, पता नहीं इस लेवल के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ये, कोई नहीं बच्चा है, पूछ लें, बता देते हैं। ये भाई ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें शो करना है, प्रूव करना है, a² माइनस का 5a प्लस का 4i इक्वल्स टू 0। हैंस फाइंड, ये जो बात है ना हैंस फाइंड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। हाँ बिल्कुल, देखो a² निकालना है सबसे पहले, डायरेक्टली a² निकाल लो आप, दिस a मल्टीप्लाई बाई a, कर लोगे यार, मल्टीप्लाई करना कितने बच्चों को नहीं आता, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कितने बच्चों को नहीं आती, मैं बता दूंगा। आनंद आती है, अच्छे से आती है, चल तो मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट बता दे यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ ये मैं लिख भी देता हूँ, चलो -1 2 -1 1 -1 2 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, चलो बताओ पहला एलिमेंट, सारे बच्चे निकाल के रखें, 6 आएगा, ओके बंसल जी 6, पर्व 5 5, दीपेन 6 6 6 6 6 आएगा यार, दिस इंटू में दिस, तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस -1 इंटू -1 इज +1, फिर +1 इंटू 1 इज 1, तो क्या आया 6 आया ना, ठीक है। तो इस तरह से आती है सभी को, ओके। तो बढ़िया, a² आ जाएगा, उसके बाद सीधा क्या लिखना सुनो, देयरफॉर a² माइनस का 5a प्लस में 4i, a² वाली वैल्यू डाल देना यहाँ पे, -5 इंटू में a वाली वैल्यू, फिर प्लस 4i को डायरेक्टली लिख दो, 4 0 0
040 004, ये 4i हो गया, है ना। इन सबको आप डायरेक्टली प्लस माइनस कर दो। प्लस माइनस कैसे, ये वाला एलिमेंट 5 इंटू में ये वाला एलिमेंट और प्लस का ये 4, तो आप देखोगे कि वो 0 आ रहा होगा। फिर ऐसे ही ये वाला एलिमेंट, फिर 5 इंटू में ये वाला एलिमेंट और साथ में ये 0, तो आप देखोगे कि वो 0 आ रहा होगा। बात समझे, ये वाला एलिमेंट, फिर 5 इंटू में ये वाला एलिमेंट और साथ में ये वाला एलिमेंट, वो सब भी 0 आ रहा है। इस तरह से आप देखोगे कि सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0, और वो हो जाएगा ये वाला पार्ट डन। ठीक है क्या, कर लोगे। चलो अब हम आगे आते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हैंस फाइंड ए इनवर्स का क्या मतलब, हाँ, हैंस फाइंड ए इनवर्स या हैंस फाइंड समथिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने पहला पार्ट किया है उसकी ही हेल्प से आपको सेकंड पार्ट करना है। अगर अब बच्चे लोग यहाँ पे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला उनको रटा हुआ होता है। क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला यार, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है। बेचारे वो बहुत मेहनत करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इनवर्स की वैल्यू भी सही निकालते हैं, बट मार्क्स उनको कितना मिलता है इसमें, 0। 0 क्यों मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हैंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब कि इसी की हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना। तो जब भी एक इक्वेशन गिवन होती है और उसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना होता है, इक्वेशन गिवन होती है और उसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना होता है, तो आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए में तोड़ दिया साथ के साथ, -5 ए इनवर्स इंटू फिर +4 के साथ क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0। ऐसे लिख दो पहले, सारी सारी एकदम से एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दिया। ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है बता दो अब, आई, और आई इंटू ए कितना बनेगा, ए, तो ये ए 5, दिस इज आई +4, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए 0। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाला मैंने, अब 4 ए इनवर्स कितना आया, 5i माइनस का ए, ठीक है। 5i की वैल्यू क्या हो गई, 500 050 005, ए की वैल्यू हमें गिवन है मैट्रिक्स, माइनस कर लेना, पहले माइनस कर लिया, फिर लास्ट में 4 को अपोन में भेज देना बाहर, बस, ठीक है। अब बंसल जी ने क्या किया हुआ था एक क्वेश्चन में, जबकि मैं बार बार बताता हूँ कि ये पाप मत करना, फट पाप किए बिना कहाँ मानते हो तुम लोग, ठीक है। उसने क्या किया एक क्वेश्चन में, वो मल्टीप्लाई करना था कुछ और बाहर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी, पहले उसको अंदर भेजा फिर मल्टीप्लाई कर रहा है फ्रैक्शंस बना के सारे एलिमेंट्स को। मत करो ना यार, बाहर वाले नंबर को बाहर रहने दिया करो, मल्टीप्लाई करना है, जो भी काम करना है पहले सारे काम कर लो, बाहर लिखा रहने दो, पढ़ा रहने दो उसको नंबर, उसको मत भेजो अंदर। अंदर तब भेजना है जब वो बहुत ही मासूम सा नंबर हो, कि जब अंदर जाए तो कोई फ्रैक्शन ना बनाए, सारे कैंसिल हो रहे हो सारे नंबर और छोटे हो रहे हो, आप उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो नंबर्स को अंदर भेज के, कि 2/3 5/7 ऐसे नंबर्स क्यों बना रहे हो भाई अंदर। और तुम्हें आगे पता है कि आगे और काम करना है, मल्टीप्लाई करनी है या कुछ और काम करना है, मत बनाओ ना, उनको बाहर पढ़ा रहने दो ऐसे फ्रैक्शन नंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देख लिया, अच्छा नहीं आएगा, ये है अच्छा, हाँ ठीक है, सेम नंबर, हाँ। अब एक क्वेश्चन और जो मैंने दिया था लास्ट टेस्ट में, उसमें भी बहुत पाप किया बच्चों ने, मैं बताता हूँ क्या, वो ज़्यादातर बच्चों ने किया था उसमें पाप। ए ये है, बी ये है, वहाँ पे दिया हुआ था यू और वी और एक्स और वाई, याद है ना, एक यू मैट्रिक्स, वी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स, यू इंटू वी सही निकाल रहे हैं, एक्स इंटू वाई भी सही निकाल रहे हैं, बट जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मैट्रिक्स आती है ना। मैट्रिक्स क्यों नहीं बना रहे हो, अगर 1/1 का भी एलिमेंट बच रहा है, एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो उसे मैट्रिक्स में लिखो ना भाई, मैट्रिक्स ही नहीं बना रहे हो, सिंगल एलिमेंट लिख दे रहे हो बस। अब जैसे यहाँ पे है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, तो जो आंसर आएगा वो 1/1, वो एक नंबर नहीं होगा, उसको एक मैट्रिक्स में ही डालना है उस नंबर को, क्योंकि मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए मैट्रिक्स, नॉट अ नंबर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया
दिस इंटू दिस, माइनस का 3 माइनस का 8 प्लस का ये 0, कितना आया माइनस का 11। मैट्रिक्स में रखो भाई, मैट्रिक्स में रखो 1 बाय 1, ये आंसर है इसका। बट अब उसने क्या पूछा, ये हो गया ए इंटू बी। उसने पूछा कि जो ए इंटू बी आएगा उसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। क्या निकालो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, -11 ही आएगा सर। अब ये मॉडुलस मत बोल देना, मॉडुलस का साइन नहीं है ये, क्योंकि ये मैट्रिक्स के बाहर लगा हुआ है, ये मैट्रिक्स है और इसके बाहर लगा हुआ है, तो उसका ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट कर दिया मैंने। ठीक है, डन ये। बिल्कुल बिल्कुल करवाए थे। ओके ये, हाँ जी तुम्हारा कोई डाउट? हाँ बोल। हाँ कैपिटल ए, क्वेश्चन नंबर 8 में कैपिटल ए आई, जब भी कैपिटल ए के नीचे आई और जे लिखे हो 1 2 2 1 ऐसे कुछ, तो ये क्या डिनोट करता है, कोफैक्टर डिनोट करता है, कोफैक्टर ऑफ छोटा ए आई जे। छोटा ए आई जे होता है एलिमेंट और बड़ा ए आई जे होता है उस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब तुम बोलोगे सर वो तो सी आई जे था, हाँ बिल्कुल सही है, सी आई जे और ए आई जे दोनों है। कैपिटल सी आई जे या कैपिटल ए आई जे वो क्या डिनोट करते हैं हमेशा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल ए आई जे। स्मॉल ए आई जे एलिमेंट के लिए, कैपिटल ए आई जे उसके कोफैक्टर के लिए। ये बच्चा है, ये दादाजी है, ऐसे सोच लो। ठीक है, कैपिटल है ना। डन है भाई सार्थक। चलिए अब हम आते हैं सिया ने जो डाउट पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि दो मैट्रिक्स हमें गिवन होती हैं जी, उनके कुछ कुछ नाम होते हैं, लेट इट बी ए और बी, ए और बी। देन बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करो इनको, फाइंड ए इंटू बी। कई बार वो बी इंटू ए भी फाइंड आउट करा रहा था। अच्छा जो मैंने क्वेश्चन दिया था अभी टेस्ट में, उसमें बी इंटू ए निकालना था, लिखा हुआ था फाइंड बी इंटू ए, बट बच्चे फिर भी ए इंटू बी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। यार साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड बी इंटू ए, तो ए इंटू बी क्यों निकाल रहे हो, इजंट इट? कुछ बच्चों ने निकाला है, तो ए और ये बी है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फिलहाल फाइंड ए इंटू बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट, यूजिंग दिस प्रोडक्ट सॉल्व इक्वेशंस, और यहाँ पे 3 इक्वेशंस डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर डाल देंगे d1 d2 d3, यहाँ पे 3 इक्वेशंस। समझ गए ना आप, ये कंप्लीट इक्वेशंस हो। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहला ए इंटू बी निकाल लोगे, और जो ए इंटू बी आएगा ना वो पक्के से किस फॉर्म में आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। मे बी वो 2 इंटू आई आ जाए, 3 इंटू आई आ जाए, 4 इंटू आई आ जाए, 8 इंटू आई, या आई आ जाए सिर्फ, ऐसे हो सकता है 1 इंटू आई हो गया, वो आई आ जाए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या मान लेता हूँ, के इंटू आई मान लेता हूँ, और के कोई नंबर होगा, के कोई नंबर है। अब ये मत बोलना सर वो नेगेटिव आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है यार, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कैसा भी नंबर आ सकता है ना। वो जबरदस्ती फ्रैक्शन वाली मैट्रिक्स दे दें आपको थोड़ा टफ बनाने के लिए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ऑब्वियसली जीरो नहीं आएगा, है ना, ऑब्वियसली जीरो नहीं आएगा, क्योंकि फिर ए इंटू बी जीरो हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं फिर। सुनाओ, तो हमारे पास ए इंटू बी क्या आ गया, के इंटू आई आ गया। अब मल्टीप्लाई में तो मुझे कुछ सिखाना नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा सर, 2i 3i ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके बढ़िया, उसके बाद आएंगे हम इक्वेशंस पे। नाउ हम लिखेंगे नाउ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। जब आप इक्वेशंस को लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं भाई। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कौन आएगा यहाँ पे, कॉफिशिएंट्स। इसके अंदर क्या आएंगे, कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स का मतलब समझ गए ना आप लोग, पहली वाली इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट है पहली रो में आएंगे, इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे, और फिर दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के, तीसरी रो में तीसरी इक्वेशन के। ठीक है, इनटू में यहाँ पे कौन आएगा बताओ, इजी टू इक्वल्स टू में d1 d2 d3, ये जो राइट साइड वाले नंबर है वो आएंगे। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स, इसके ऊपर ना पता है कितनी पॉसिबिलिटीज है, बताओ कितनी। हाँ 4 पॉसिबिलिटीज। कैसे, ये वाली जो मैट्रिक्स है या तो वो ए होगी,
या फिर वो बी होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, या फिर ये ए वाली जो मैट्रिक्स है ये इस ए का ट्रांसपोज होगी, या फिर ये बी का ट्रांसपोज होगी। कितनी पॉसिबिलिटी हुई बताओ, कैसे कैसे हुई पता चली? ठीक है, या तो ए या तो बी या फिर इन दोनों में से किसी भी एक का ट्रांसपोज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? चलो एक एक करके सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो कि ये वाली मैट्रिक्स ए है तो इसको ए नाम देना, मतलब पहले मैच करना कि यार ये ए से मिल रही है या बी से मिल रही है। अगर ये मान लो ए से मिल रही है तो इसको क्या नाम दोगे आप? ए। इसको कुछ नाम दे दो एक्स, और इसको क्या नाम दे दो फिर? बी नाम नहीं दे सकते ना यार, बी नाम तो इसको दे दिया हमने, है ना? तो इसको सी नाम दे दे, सी फॉर चंचल वाला। बंसल जी ठीक है ना? बंसल जी के चेहरे मुस्कुराहट आ गई। ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, डन है भैया? डन है? चलो तो ए एक्स इज इक्वल टू सी। आओ अब इधर आ जाओ भाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली a उधर जाएगा तो क्या बनेगा? a इनवर्स। बट a इनवर्स पहले आएगा, c इंटू ए इनवर्स मत कर देना। a इनवर्स पहले क्यों आया बताओ? क्योंकि यहाँ पे जब a इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये हटेगा ना, तब ये क्या करेगा? धक्का मारेगा, x को बाहर निकालेगा, बोलेगा मेरे वाला साथी तेरे साथ बैठा हुआ, तू बाहर निकल भाई, इजंट इट? तो a इनवर्स है एक साथ होके क्या बनाएंगे? i, और i क्या हो जाता है? 1 एक तरह से, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ से आ जाएंगे। ओके है क्या? बढ़िया। तो x की वैल्यू a इनवर्स थी, अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से मल्टीप्लाई से, यहाँ से a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स से क्या करो आप? प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो अब जल्दी से? आई, ये हो गया आई, और इनटू में ये बी इज इक्वल्स टू, अच्छा के तो एक नंबर है ना, इस नंबर को बाहर की तरफ कर लो, और ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। मानते हो बात? हाँ या ना? और आई इंटू बी कितना हो गया बता दो आज? बी हो गया। जब आई इंटू बी हो गया तो ये जो के है वो तो एक नंबर है, तो नंबर को लेफ्ट साइड में भेज दिया 1 अपॉन के, और यहाँ पे आ गया बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। बात समझे क्या? बताओ ए इनवर्स क्या नहीं समझा? बहुत ना समझ बच्चा है तो यार, चल कोई नहीं, बताता मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है यार? मैंने क्या किया, ए इनवर्स निकालना था, यहाँ पे यूज करना है, तो ए इनवर्स से मैंने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई। ये क्या बना बता? आई इंटू बी, बी इज इक्वल टू, राइट साइड में भी क्या रखा है? ए इनवर्स इंटू के इंटू आई, और के क्या है यहाँ पे? एक नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर, तो के तो बाहर लिख लो, ठीक है? और ए इनवर्स इंटू आई क्या बन जाएंगे? ए इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी फाइनली बता? यहाँ से 1 अपॉन में के इंटू बी बन जाएगी ना यहाँ से, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देगा बेटा, 1 अपॉन में के इंटू में ये बी और इंटू में ये सी। ठीक है? अब पाप मत करना यार, जैसे बंसल जी ने अभी पिछली बार उसमें किया था ना कि 1 अपॉन के को अंदर भेज दिया, नहीं वो नहीं करना अब, ठीक है? वो नहीं करना है। तो 1 अपॉन के को बाहर ही रखेंगे, जो बी मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली ये वाली मैट्रिक्स तो थी बी, ये हमें गिवन थी ऑलरेडी, इसको उठाएंगे इंटू में सी, यानी कि ये वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर से क्या आ जाएगी? एक मैट्रिक्स आ जाएगी भाई, और 1 अपॉन के को बाहर रखोगे, और ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसमें सिर्फ देखो ये 3/3 है, ये 3/1 है, तो ये 3/1 है, तो इसमें सिर्फ 3 नंबर ही आएंगे ऐसे वाले। अब बेशक के को अंदर भेज दो चाहो तो, और नहीं तो सीधा बोल दो कि यार यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड बैठा हुआ है ना भाई, ये एक्स मैट्रिक्स तो बैठी हुई यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू पहला वाला नंबर अपॉन में के, वाई की वैल्यू दूसरा वाला नंबर अपॉन में के, वाई जेड की वैल्यू दूसरा वाला नंबर तीसरा वाला नंबर अपॉन में के, सीधा बाहर निकाल के एक्स वाई जेड लिख दो बस। क्यों अंदर भेजना है के को? मान लो 4 है वो, तो सबके अपॉन में जब 4 4 4 दिखेगा गंदा ही तो लगेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुम बोलोगे एलसीएम लेंगे जी, जबकि एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कॉमन है। ठीक है क्या? बात समझ में आ गया? सिमिलर टाइप अगर ये क्या आ जाए, बी, बी आ जाएगा तो यहाँ पे बी एक्स सी हो जाएगा, बी इनवर्स सी हो जाएगा। बी इनवर्स के लिए अब यहाँ से क्या करोगे, जो हमें यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन था, है ना? यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लूँ मैं, यहाँ पे था हमारे पास ए इंटू बी के आई, तो इस बार क्या करोगे, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ए बी इनवर्स, के आई बी इनवर्स, के तो एक नंबर है भाई, के तो बाहर ही कर दो यार, आई इंटू बी इनवर्स, ये दोनों एक जैसे,
तो ये तो 1 हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा कौन हमारे पास, ए। तो 1 में के आ जाएगा, ये कैंसिल। तो बी इनवर्स की वैल्यू 1/k ए, और ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी तो यहाँ पे डाल दोगे आप 1/k, बी की जगह ए हो जाएगा, बस सिंपल। डन यहाँ तक, डन यहाँ तक, पक्का। अब क्या आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, ट्रांसपोज। हाँ बढ़िया, ट्रांसपोज वाला ऑप्शन को जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ये ट्रांसपोज आ जाए, तीसरा केस था हमारा, तो ए ट्रांसपोज इंटू में एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसा दिखेगा फिर। ए ट्रांसपोज इंटू में ये एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसी बन जाएगी ना इक्वेशन अब, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप लोग, एक्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी, ऐसे जाएगा। प्री मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स। सीधी सी बात है, जो अननोन है ना, अननोन, उसके अगर लेफ्ट साइड में है उसको हटाना है, तो वो ही उस उधर जाएगी लेफ्ट साइड में ही इनवर्स के साथ, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में तो गई है उसके इनवर्स के साथ, क्योंकि इसका प्री मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स। इसके राइट साइड में होगा वो तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई इट्स इनवर्स, जो भी वो है नाम, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो इनवर्स और ट्रांसपोज है ना भाई, आपस में क्या बोलते हैं, आपस में क्या बोलते हैं कि हम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब ए इनवर्स निकालना तो हमने सीखा ही था अभी अभी। अरे ए इंटू बी जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, के आई। तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आया था बता दो, याद होगा 1/k इंटू बी आया था ना, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके। तो वही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है अब, 1/k इंटू में ये बी और उसका ट्रांसपोज। अच्छा 1/k का ट्रांसपोज क्या होगा, 1/k ही रहेगा, क्योंकि k एक नंबर है और नंबर के ट्रांसपोज का मतलब वो एज इट इज रहेगा। और b का ट्रांसपोज इंटू में सी, बस BTC, ठीक है ना, डन है। b जो मैट्रिक्स दी हुई थी हमें वो उठाओगे यहाँ पे, उसका ट्रांसपोज करके c से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे b ट्रांसपोज आ जाएगा, तब भी ऐसे ही करना है सिमिलर वे में। तो चारों ऑप्शंस डन है। ये वाली टर्म जो होगी कोएफिशिएंट वाली, इसको हम रिलेट करें कोई और वेरिएबल या ए ट्रांसपोज से लिखते हैं, सीधा ए ट्रांसपोज नाम दो दोनों। आपको ये देखना है कि वो ए है तो ए नाम दो, बी है तभी ना, ए का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज नाम दो, क्यों फिर पी सी ऐसा कुछ नाम देते हो, फिर बाद में बोलोगे कि पी की वैल्यू ए ट्रांसपोज है। सीधा ही नाम दे दो ना डायरेक्टली, ए ट्रांसपोज उसको, ठीक है, डन। सीधा समझ में आया, ये क्वेश्चन करने की जरूरत तो नहीं है ना इसके ऊपर कुछ, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन। हाँ होता है, वो नहीं आता, करवा दूंगा, पता है मुझे, याद है मुझे। हाँ इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे पाप, मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, देखो याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं भाई। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स हो सकता है, जिसका इनवर्स हो सकता है, दैट इज इन्वर्टिबल। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो माइंड में रखो बस। ए इनवर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब ए इनवर्स नहीं होगा फिर तो इनवर्स कब नहीं होगा, इनवर्स कब पॉसिबल नहीं हो सकता, जब डिटर्मिनेंट 0 हो। और कब हो सकता है फिर, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो इसने क्या बोला है कि इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। नॉन इन्वर्टिबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। अब बच्चे क्या लिख रहे हैं, इन्वर्टिबल मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू 0। अरे मैट्रिक्स की वैल्यू थोड़ी ना 0 होगी, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी भाई, ठीक है। या कुछ लिख रहे हैं कि इन्वर्टिबल मतलब वैल्यू 0, और किसकी वैल्यू 0 वो तो बताया ही नहीं। हाँ अब नॉन इन्वर्टिबल मतलब सिंगुलर, यस यू आर राइट, और इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर, इनको नाम दे दिए साथ में, ये नाम है बस, नेमिंग है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0, ठीक है।
तो ये नेमिंग हो रहा है। अब वो बोलेगा, अब एक क्वेश्चन मैंने दिया था, लास्ट टेस्ट है तुम्हारे पास, टेस्ट पेपर है? हाँ यही वाला है। हाँ कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 था ये, लास्ट वाले टेस्ट में। मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, मैं सीधा डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 x माइनस 1 का डिटर्मिनेंट 0। वो बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स दी हुई थी इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल मतलब इन्वर्स ना हो सके। इन्वर्स कब नहीं होगा? जब डिटर्मिनेंट 0 होगा। नॉन, आपने क्या लिखना है, सीधा स्टार्टिंग ऐसे लिखनी है सॉल्यूशन में, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स implies डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट 0 मतलब implies डिटर्मिनेंट 0। बस बात समझे आनंद? ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं भाई, किसी भी रो से या किसी भी, तो पहली रो ले लेते हैं यार। तो x माइनस में 1 इंटू में क्या आएगा बोलो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ तक डन। बीच वाला एलिमेंट माइनस साइन के साथ उतारते हैं, सीधा माइनस साइन के साथ उतार लो ना, वो कोफैक्टर वाला भी एडजस्टमेंट हो गई है। बस अब रो और कॉलम खत्म, तो x माइनस का 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस का 1, ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस, प्लस में ये 1 उतारा इंटू में, इसकी रो कॉलम गई, ये वाला 1 माइनस, ये वाला x माइनस 1, तो माइनस का x माइनस 1 लिखना है, तो माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक डन है? यहाँ तक डन है भाई? ओके बढ़िया। अब x माइनस 1 इंटू में होल उसके खोलेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और एक माइनस का 1 पहले से था, माइनस अंदर बचा x माइनस 2, माइनस साइन है तो माइनस का x और प्लस का 2 हो गया, ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का x, तो प्लस का ये 2 और माइनस का x 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं जी। ये वाला 1 अपनी दुनिया से चला गया, अब जो बचे हमारी दुनिया में उनको बस देखना है, तो x से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस का ये 2x स्क्वायर, माइनस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस का ये 4 हो गया, 2 और 2, और माइनस एक्स मिला के माइनस का 2x हो गया। यहाँ तक क्लियर? पहले ये हो गया एक्स क्यूब, लिख लेते हैं अपना उसको, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, माइनस में दिस, माइनस में दिस, माइनस 3x स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस 2x और माइनस 2x आपस में चले गए, लो प्लस में 4। अब यहाँ पे आके बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार अब क्या करूँ, ये तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ये कैसी इक्वेशन आ गई, क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने के लिए हमारे पास क्लास 9 से हमने पढ़ा हुआ है, शायद तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है मैंने तो पढ़ा था, कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? हिट एंड ट्रायल। क्यूबिक इक्वेशन या उससे भी हायर पावर आ जाती है जब भी इक्वेशन में, उसको आपने फैक्टराइज करना है, उसके रूट्स निकालने हैं, तो कौन सा मेथड लगाते हैं हम? हिट एंड ट्रायल। हिट करो ट्राई करो, ट्राई करो हिट करो, ये करना है। अब क्या ट्राई और हिट करना है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, उसका भी एक रूल होता है, उसका भी एक रूल होता है। उसका एक रूल क्या है कि जो हमारा एक्स क्यूब जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लो, और जो लोएस्ट पावर है इनकी जो कांस्टेंट टर्म है उसका भाई नंबर लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 और 1 कितना होगा? अब 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे देखने हैं। 4 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, यही तो होंगे ना? अरे बोलो ना यार, बस यही वैल्यूज ट्राई करनी होती है हमें, एक्स की एक एक करके वैल्यू ट्राई करेंगे, और जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 बना देगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू दैट नंबर विल बी द रूट। क्या बन जाएगा? वो एक रूट बनेगा। तो एक्स की वैल्यू 1 ट्राई किया है, तो 1 और 4 5 हो जाएंगे, माइनस का 3, तो बात नहीं बनेगी। -1 ट्राई करोगे तो -1, और ये +1 तो -3, और ये +4, ये तो सही हो रहा है, शायद सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो x इक्वल्स टू -1 क्या बन गया, एक
रूट, x इक्वल्स टू -1 क्या बन गया, एक रूट। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे करके कुछ थ्योरम थी। तो जो फैक्टर थ्योरम वो ये बताती है कि x इक्वल्स टू अल्फा, अगर किसी का रूट है x इक्वल्स टू अल्फा, तो x माइनस में अल्फा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। x इक्वल्स टू अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा क्या बनेगा, फैक्टर। तो x इक्वल्स टू -1 रूट है यहाँ पे, तो फैक्टर कौन बना, x प्लस 1। तो x प्लस 1 फैक्टर बन गया। और जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, पूरी टर्म को हमेशा पूरा पूरा डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा डिवाइड करे, तो इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो दूसरा फैक्टर बन जाएगा हमारा। मानते हो कि नहीं मानते हो बात, तो एक्स स्क्वायर से जाएगा, एक्स क्यू माइनस में एक्स, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस करते हैं हम लोग, ये कैंसिल हो जाता है। ये वाली डिवीजन आती है बच्चों को, अच्छा तो ये माइनस में 4x पे जाएगा, तो माइनस में 4x स्क्वायर माइनस का ये 4x, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 4x प्लस का ये 4 पे जाएगा, 4x प्लस 4 माइनस ये कैंसिल ये 0। ठीक है, अरे ये डिवीजन नहीं आती क्या, दीपेन को नहीं आता पक्का, हार्दिक, सार्थक, तुझे आती थी ये वाली डिवीजन, सच्ची बताइए, सच्ची कर सकते हैं, अरे वाह वेरी गुड। चलो तो ये वाली डिवीजन करके हमारे पास ये आ गया जी, ये हो गया। अब इसको देखा मैंने ध्यान से, और ध्यान से देखा तो नजरों नजरों में ही पता चला कि यार ये वैल्यू तो x माइनस टू का होल स्क्वायर दिख रही है मुझे, नहीं तो फैक्टर्स कर लेना x माइनस टू और x माइनस टू, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है भी, डायरेक्टली दिख गया मुझे। तो मैं अगर नहीं दिखता डायरेक्टली तो कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन कर लो, -2 और -2, तब भी बन जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या आगे बता दो, एक तो -1 आएगी और 2 आ जाएगी, -1 एंड 2, तो ये हमारा x की वैल्यूज का आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट था क्या इसमें, कितना तो सिंपल था यार, डिटर्मिनेंट था उसको 0 करना था, वहां से एक इक्वेशन बनती, इक्वेशन को आपने सॉल्व करना था, क्यूबिक इक्वेशन थी यहाँ पे। अरे यार डिवीजन तो एट्थ हाँ एट्थ में या सेवन्थ में है, तो यार फिर नाइन्थ में भी करते हैं, फिर 10th में भी करते हैं, 11th में यूज होती है, ऐसा नहीं है। अब तुमने 11th पढ़ी ही नहीं तो मैं क्या करूँ, 11th में तुम पढ़ के आते नहीं हो, क्यों हार्दिक, सच्ची बोल रहा हूँ, 11th नहीं पढ़ते ना हम, प्रेशर नहीं होता है। मैंने तो नहीं पढ़ा, चलो अच्छी बात है, सच्चाई तो बोल दी। निरीक्षण तो फिर भी काफ़ी पढ़ा था मैंने तो, खूब यहाँ पे टेस्ट टेस्ट लिए थे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई था, है ना, नहीं पढ़ा है क्या अब, अच्छा झूठ है चलो डिवीजन थोड़ा सा बताया तो भाई, है ना, डिवीजन की मुझे बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। अच्छा मैंने इसको शॉर्टकट तरीके से बताया था तुम लोगों को, डिवीजन करने का भी एक शॉर्टकट होता है, सिंथेटिक, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, वो होती है कि जैसे अभी हमें करना था एक्स क्यूब प्लस में 3x माइनस 3x स्क्वायर था शायद, अब प्लस का ये 4, इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन सिर्फ तब वैलिड होती है जब हमारा जो ये फैक्टर होता है वो लीनियर होता है। कैसा होना चाहिए, लीनियर, लीनियर के लिए वैलिड होती है, ये कैसा भी हो ऑब्वियसली, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 डालो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो, दैट इज -1, ऑब्वियसली मतलब रूट निकाल लो एक तरह से, तो -1 रूट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डंडा सा बनाओ और ऐसे बना लो और यहाँ पे लिख लो -1, ठीक है, -1 से डिवाइड करना है किसको। अब हम ये जो है ना इसमें इसमें जो टर्म्स हैं उनके कॉफिशिएंट लिखेंगे बस, बट ऑर्डर में लिखेंगे कॉफिशिएंट, ऑर्डर मतलब पावर 3 पावर 2 पावर 1 फिर पावर 0, ऐसे हमेशा। तो पावर 3 का कोएफिशिएंट 1, देन -3 और देन 0। बच्चे लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं 0 को, तो मिस नहीं करना, देन फिर 4, ये लिख लिया, ये लिख लिया हमने कोएफिशिएंट, ठीक है।
ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का, देन फिर ये एक्स का हो गया और ये कांस्टेंट। डन है भाई। ओके, जो पहला नंबर है, जो भी पहला नंबर है वो एज इट इज उतार दो नीचे, इसके नीचे। अरे यार ये लाइन ना, ये वाली लाइन हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट ठहरो, ये वाली लाइन मैंने गलत बना दी। ये वाली लाइन यहाँ बननी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो नंबर है, पहला जो कोफिशिएंट है, उसके नीचे वही नंबर एज इट इज उतार दो, एज इट इज, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। अब क्या करना है नेक्स्ट, -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ माइनस, वो इसके नीचे लिखो। फिर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, उसके नीचे लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी यार, नहीं भूल गया हो क्या? बहुत टाइम बात कर रहा हूँ ना। ये लिखा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। माइनस, पहले तो वही लिखते हैं, देन फिर ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे। मैं ही भूल रहा हूँ इसको। माइनस, पहले तो ये नंबर उतारते हैं, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा, जो इन दोनों का सम आएगा। शायद 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। पहले तो ये वाला नंबर लिखा, ये वाला नंबर नीचे लिखते हैं, 1 मिनट ठहरना ठहरना, ठीक है ठीक है, डन 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 डन। ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया बोलो ना, कितना आया माइनस। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, कितना आया -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +4, देन फिर इन दोनों को सम करो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -4, इन दोनों को सम करो, बिल्कुल सही है, ठीक है डन। क्या करना होता है कि पहला वाला जो नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं, सबसे नीचे वो लिख दो 1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखो और इन दोनों का सम करो, सम करना है, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो और फिर दोनों को सम करो। जो लास्ट में बचेगा, लास्ट में, वो है रिमाइंडर। ये क्या है, ये रिमाइंडर, ठीक है जी। और ये वाले जो नंबर्स हैं ये है कोफिशिएंट्स, ये वाले भी कोफिशिएंट थे ना, किसके कोफिशिएंट थे ये, एक्स क्यूब और कांस्टेंट। अब एक पावर कम से स्टार्ट करने कोफिशिएंट यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का और ये कांस्टेंट, मतलब ये जो आया ना, ये आ गया हमारा डिवाइड करके कोशेंट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और रिमाइंडर क्या आ गया, यही तो आया था, ये तो कोशेंट आया था भाई, और डिवाइजर कौन था तुम्हारा, x+1। जैसे मान लो आपको डिवाइड करना है x क्या 4, सपोज इसको डिवाइड करना है x-2 से, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट्स क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से, अब कोफिशिएंट्स क्या लिखूंगा अंदर, 1 -5, देन फिर +3 6 माइनस का है और ये 9, ठीक है जी। ये लाइन बनाई, ये लाइन थोड़े नीचे बनाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ ऊपर 2, x-2, उसको 0 पुट करो तो 2 आया x, तो वो 2 लिखा। अब पहला वाला नंबर 1 एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट डायरेक्टली कोशेंट में लिखना है। ये जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है हमारा, कोशेंट, ठीक है ना। और ये कौन है हमारा डिविडेंड, और ये कौन है डिवाइजर, ठीक है ना। अब 2 × 1 करो 2, दोनों का सम किया -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6, इन दोनों का सम किया -3, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6, दोनों का सम किया -12, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -24, इन दोनों का सम किया, कितना आया बोलो, -15। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया x³
माइनस 3x² माइनस का 3x माइनस का 12। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन हो जाती है। और रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं आया मतलब ये फैक्टर नहीं है। गाड़ी हटानी है, आ जाओ, 1 मिनट है, चलिए। तो डिवीजन समझ में आ गई भाई सभी को? हाँ, ये तो यहीं पे छोड़ देना। अब इसको फर्दर डिवाइड करना है किसी से बात अलग है, अभी तो यहीं पे छोड़ देना बस। सर उस क्वेश्चन में हमने कैसे पुट करा है इसको, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे कैसे पुट किया था मतलब समझ? पिछले वाला क्वेश्चन था हाँ ये निकाला हाँ, ये रहा। तो ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी, x माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना था। तो अंदर क्या आया, 1 माइनस 3 0 x का कोफिशिएंट और देन फिर 4, और डिवाइड किया था x प्लस 1 से तो -1 आएगा बाहर। ठीक है, डन है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो। एक तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज सारे जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में एक पेज पे लिखो, जो जो मैंने बताई है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देख के लिखो, बिना देखे लिखो, वो देख लो आप अपने हिसाब से। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज जो जो भी तुम्हें याद है पहले बिना देखे लिखो, 1 2 3 जितनी लिख पा रहे हो, देन फिर देख देख के सारी प्रॉपर्टीज को लिखो। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन देने वाला हूं इस बार में। एडजॉइंट की, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लिखी भी सारी प्रॉपर्टीज अपने हाथ से लिखो, सिर्फ देखने नहीं है, लिखनी भी है। सिर्फ देखनी नहीं है, लिखनी भी है। चाहे देख देख के लिखो, बट साथ में अपने मन में ही बोलो आराम आराम से उसे, देन फिर लिखो सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख लो, और सारी भी लिख लो। 11 प्रॉपर्टीज है जो आपने पे दिया ना डिवीजन। ठीक है, हाँ सारी प्रॉपर्टी एक बार लिख के देखना, बिना देखे लिख के देख, जो जो जितनी याद आ रही है। तो फ्रेंड के लिए लिख दिया।
एनसीईआरटी इंपोर्टेंट और कर लो। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में कभी असाइनमेंट में नहीं यूज करता। एनसीईआरटी इंपोर्टेंट इसीलिए तो बनाया अलग से। एक आधा क्वेश्चन बाय चांस हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज एनसीईआरटी इंपोर्टेंट तो एनसीईआरटी में रखता हूँ। हाँ, टाइप सारे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। इस बार कल वाले टेस्ट में मैं एमसीक्यू ज्यादा देने वाला हूँ, ठीक है? 20 नंबर। अराउंड 10, मे बी उससे ज़्यादा। क्या? 100 नहीं, बट उसमें एक कंडीशन डालूंगा मैं। जो मैं शीट दूंगा उसी पे ही टिक करना है, और सिंगल टिक करना है। किसी ने भी डबल टिक किया किसी पे भी, जैसे ए करके फिर उसके पार्ट और बी कर दिया, तो वो गलत माना जाए। लेकिन जिस पे पूछना है वो लास्ट में पूछे। क्यों दिव्य? एलपीबी तो सिंपल है यार, समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में? यार एलपीबी की कोई वीडियो होगी तो मैं भेज दूंगा। एलपीबी है तो सिंपल है, एक क्लास का काम है, एक है ज़्यादा से ज़्यादा दो बस। 2 क्वेश्चन कर जाओ, क्वेश्चन कर लोगे कुछ पेपर में, फिर 2 क्वेश्चन, ठीक है? चलो भाई, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने क्या क्या लिखी है? आनंद से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आनंद बताओ जरा। दोबारा बोल। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ये मान लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा महा इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्टिल प्रॉपर्टी है और ठीक की बोलिए आपने। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ? ऊपर, सर के ऊपर या कहाँ? सर के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं उस सर के ऊपर को? उसको हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? पावर। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू में ए, ठीक है? देन ये ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, कम यूज होती है। देन और बताओ, बस खुशी? ए का डिटर्मिनेंट नहीं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पूरे का डिटर्मिनेंट बेटा। दिस इज गलत बोल रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एन आएगा ये। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और जो तू बोलना चाह रही है वो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है बस।
एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वही है फिर, ठीक है। देख रहे हो अभी मिस्टेक ही मिल रही है, मतलब जो लिख रखा है वही गलत है। तो अभी यहाँ सुधर जाए कि ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज होती हैं, ठीक। एंड एक और जो सबसे स्टार्टिंग में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई थी, महा इंपॉर्टेंट, वो कौन सी थी? महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ। यस, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है यार एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करो, मेन आता है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी से निकल के आती है ये वाली प्रॉपर्टी फोर्थ और ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है जी। देन फिर और क्या प्रॉपर्टी बताई थी बताओ? जॉइंट इंटू जॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, हाँ मतलब ये वाली जो टर्म है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या n माइनस वन, अब इसमें जितने एडजॉइंट आगे लगाते जाओगे n माइनस वन की पावर में उतना होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो एडजॉइंट हो गए हैं और उसका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे है, ओके। और क्या प्रॉपर्टी बताई थी? एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज आपस में रिलेट जो भी हो रही हैं, क्या क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वाई, ठीक है। और बताओ। अच्छा अब इनवर्स पे आते हैं, इनवर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स किया फिर से, अब ध्यान दो इधर, मैट्रिक्स का इन्वर्स किया और फिर से उसका इन्वर्स किया तो वैल्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा इन्वर्स और ट्रांसपोज, इन्वर्स और ट्रांसपोज कि ए इन्वर्स है और उसका हमने क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया, तो अभी अभी यहाँ पे यूज भी किया था पीछे, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ठीक है। देन ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लिया मान लो, तो वो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पावर की तरह काम कर जाएगा, फिर ये माइनस वन बाहर आ जाएगा पावर में। देन फिर और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा बताओ, ए इंटू ए इनवर्स आई, और ए इनवर्स इंटू ए ऑल्सो आई। अच्छा एडजॉइंट मान लो ए ट्रांसपोज का कर रहे हो आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा ये। इनवर्स में अगर मैं ए इंटू बी का होल इनवर्स करूं तो इसमें भी रिवर्सल लॉ लगता है, देखो एडजॉइंट में रिवर्सल लॉ लगा, ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ लगता है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, और फिर ए इंटू बी का होल इनवर्स उसमें भी रिवर्सल लॉ लगता है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ये चीज कॉन्टिन्यू रहती है, मान लो तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी और उसका होल इनवर्स है, तो सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऐसे चलेगा, रिवर्सल लॉ इनवर्स में भी ट्रू होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर दो मैट्रिक्स आ जाती है मान लो, डिटर्मिनेंट के अंदर दो मैट्रिक्स आ जाती हैं, उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो दोनों क्या हों, स्क्वायर मैट्रिक्सेज हों, ए और बी, प्रोवाइडेड ए और बी कैसी मैट्रिक्सेज हों, स्क्वायर मैट्रिक्सेज हों, लिख लेना मैंने लिखवाया था उस समय। और एक महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई, वो भी लिख देते हैं डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट के अंदर कि ए क्या होगा बताओ, अरे क्या बात है, ये हुई ना बात, k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, चलो अब नील बताएगा, नील आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, माइनस बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस ना, तो घबरा क्यों रहा है, डन है, लॉक कर दें,
चलो विदीपेन तुम बताओ क्या, माइनस बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अंदर। ओके बंसल जी, हाँ माइनस बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके आनंद भाई, ठीक है। पर्व, हार्दिक, खुशी, बहुत बढ़िया यार। -1 की पावर में n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यार यही प्रॉपर्टी तो लिखी रखी है ऑलरेडी यहाँ पे, ये रही ना, k की जगह मैंने -1 डाल दिया, k की जगह मैंने -1 डाल दिया, तो क्या आएगा, k की पावर n बाहर आएगी तो -1 की पावर n बाहर नहीं आएगी। जरूरी थोड़ी ना n इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, कुछ भी हो सकता है ना वो तो यार, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो, तो डिपेंड करता है। तो n अगर ऑड होगा तो -1 बाहर आएगा, n अगर इवन होगा तो +1 बाहर आ जाएगा, मतलब -1 हट ही जाएगा एक तरह से। -1 यहाँ पे एक नंबर है, नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर आने के लिए उस नंबर की पावर n बाहर आएगी। समझे कि नहीं समझे? 14 प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस लिखा है मैंने, k की वैल्यू -1। जाता था ये सही, समझ गया था? अरे क्या, वेरी गुड, ठीक है। बट जो तूने लिखा है वो गलत लिखा है, ये -1 की पावर n नहीं लिखा तूने, तूने लिखा है -1 की पावर n, -1 की पावर n। नहीं मानेगा ना, ये गलत लिखा हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूँ, तेरे मानने से थोड़ी ना होगा, जो तूने लिखा है उसको माना जाएगा ना। तूने लिखा है -1 की पावर n और हम बोल रहे हैं -1 रेज टू दी पावर n, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे तो ये एक्चुअल में -1 ही हो गया, क्योंकि आपने बोला 1 की पावर n दैट इज 1 और उसके बाहर माइनस, तो -1। बट जब ये दो वैल्यू लेगा, -1 भी और +1 भी, वो डिपेंड करेगा कि n ऑड है और n इवन। लिखने का यार, लिखने का तरीका सुधारो भाई, कहाँ ब्रैकेट आना है कहाँ ब्रैकेट नहीं आना है, समझो इस बात को, ठीक है। चलिए और बताओ। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, हाँ और बहुत सारे क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के तो। ये डीपीपी 3 का है। कौन से वाला? ये फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 4 यही ना? हाँ ठीक है, ठीक है। देन ये मतलब थोड़ा बता दूं कैसे करें। डीपीपी डीपीपी 2 का ये, मुझसे पहले लिखा अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, समझ गया। एक मिनट ठहर जा, इतना बड़ा क्वेश्चन अब मैं ऐसे कैसे बोलूँगा बच्चों का, है ना? एक सेकंड है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, तो जो मैंने कराए वो आते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पहले वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इक्वेशंस बनवाते हैं, देन फिर वो सारा काम करना पड़ता है जो हमने किया अभी तक का, ठीक है ना? 25-26 वाले में होगा क्या ये, देखता हूँ। मैंने ये हटा दिए ना ये, अब मैं 26-27 इसमें मैंने शेयर नहीं करी शायद। एक मिनट है, अभी ओपन करता हूँ मैं उसको। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में कौन सा था, डिटर्मिनेंट्स का ना? डिटर्मिनेंट्स का डीपीपी, डीपीपीज में है ना ये, डीपीपीज तो एक साथ ही है ना? दोनों के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठहर जाओ। शेयर कर दिया ना मैंने इसमें। ठहर जाओ, मैट्रिक्स का
हाँ जी, पढ़ लो जरा एक बार। हाँ भाई, डन, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया सभी ने ना, ठीक है। अब हम आते हैं जी। तो दो टीम्स हैं भाई, वो अपने प्लेयर्स को 3 वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़? एक्सलेंट बैटिंग, टू द पॉइंट बॉलिंग एंड अनपैरेलल फील्डिंग, इन 3 चीज़ों के लिए क्या कर रही हैं? प्राइस ऑनर कर रही हैं उनको, मतलब जो है सम्मानित किया जा रहा है रुपए X, Y और Z रिस्पेक्टिवली पर प्लेयर। तो जो पहली टीम है उन्होंने क्या किया है, 2 बैट्समैन जो अच्छी बैटिंग करते हैं, ऐसे ही 2 बॉलर और एक कौन से वाला, फील्डर, को उन्होंने क्या किया है, एक टोटल प्राइज मनी दी है कितने रुपए की? 11 लाख रुपए की, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी टीम है उन्होंने एक प्लेयर यानी कि एक बैटिंग वाला, 2 बॉलिंग वाले और 2 फील्डिंग वाले प्लेयर्स को टोटल मनी दिया है 9 लाख रुपए की। और इसी तरह से अच्छा, साथ में एक और बात बोल रहे हैं कि टोटल अवार्ड मनी फॉर 1 पर्सन ईच फॉर दीज वैल्यूज अमाउंट्स टू ₹6 लाख। मतलब अगर मैं एक एक पर्सन, एक बैटिंग, एक बॉलिंग और एक फील्डिंग, ऐसे 3 लोगों को इनाम देता है ना, सम्मानित करता विद प्राइज मनी, तो कितने रुपए बनते? वो 6 लाख रुपए, ठीक है। तो बताओ मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से कि हर बंदे को कितना कितना प्राइस हमने दिया है फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू। तो ठीक है जी, तो एक्सलेंट बैटिंग के लिए हमने मान लिया X रुपए दिया। एक ही बंदे को तीनों वैल्यूज देते तो 6 लाख बनता। एक बंदे को तीनों वैल्यूज बोल लो या 3 अलग अलग बंदों को एक एक वैल्यू, 6 लाख, ठीक है। एक्सलेंट बैटिंग के लिए हमने X रुपए दिए, सही। फील्डिंग के लिए, या सॉरी बॉलिंग के लिए हम बोल लेते हैं पहले, हम बॉलिंग के लिए हमने Y रुपए दिए और फील्डिंग के लिए हमने Z रुपए दिए, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम आते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारी कि 2 बैट्समैन यानी कि 2x रुपए दे दिए उनको भाई, ऐसे ही फिर 2 2 2 1 था ना, तो 2 और ये 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 11। और यहाँ पे लिख दो इन लैक्स, क्यों 11 लाख लिखे हो? इन लैक्स, बस ऐसे लिख दो। बात समझ में आ रही है ना? देन फिर बोलो 1 2 2, तो 1 2 और 2 कितना? 9, 1 1 1 तो कितना? 6,
तो ये 3 इक्वेशंस बन गई यार। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने हैं, तो टिर ये और ये कर पाएगा, कर पाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 1 1 2 2 1 1 1, ठीक है। ये नंबर से भाई 2 2 है, ये कभी z समझ लो, ठीक है। यहाँ पे x y z है और यहाँ पे 11 9 6 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना सबसे पहले, a नाम देके a x b, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिखा देना, उसके बाद x की वैल्यू a इनवर्स b, a इनवर्स निकाल लेना, एडजॉइंट और कोफैक्टर। बताओ कोई डाउट इसमें? क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। एक्स वाई जेड की वैल्यू यार, किसके बारे में सोच रहे तू? अच्छा हाँ, चंचल के बारे में सोच। डन है, कुछ भी बोल रहे हो यार। मैं दीपिका के बारे में सोच रहा, तुम चंचल के बारे में बोल रहे हैं, है ना। चलो भाई डन है। इसमें हमें इनवर्स पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के जरूरी होता है ना निकालना, ताकि वो जीरो के इक्वल ना आ जाए। हाँ सुन लो भाई, ए सुनो सुनो, जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हो यहाँ पे ax इक्वल्स टू b लिखते हो आप, वो सुनो भाई, भाई हेलो सुन ले यार, जब भी हम ax इक्वल्स टू b करते हैं तो डायरेक्टली प्लीज a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई ना करें, ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अभी हमें ये तो पता ही नहीं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है या नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। तो सबसे पहले इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला करो और दिखाया करो कि वो नॉन जीरो है, और जब भी इक्वेशंस आपको गिवन होंगी तो डेफिनेटली वो नॉन जीरो ही देगा, बट स्टिल आपका एक ड्यूटी बनती है कि पहले उसको दिखाएं, देन फिर आप बोल दो कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया मैंने इस इक्वेशन को और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स बी। बात समझे कि नहीं? अरे बोलो। मतलब ये जो x इक्वल्स टू ए इनवर्स v वाला स्टेप है ये बाद में करना है, पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के उसको ये दिखाना है कि वो नॉन जीरो, ठीक है। डन, सभी बच्चों को डन? छोड़ो यार, जो मैंने बताया उतना कर लो अभी फिलहाल, ठीक है। अभी पहले ये कर लो, बता देंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। डन ये। तो कल के टेस्ट के लिए होपफुली मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा आपको, है ना। सिंपल भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, हर तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने मिक्स किया, ठीक है। देख दूँ? देख लिया। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये है किसका? मैट्रिसेस का असाइनमेंट, मैट्रिसेस की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 36 नहीं करना। ये पीएमआई का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके, ठीक है, ये पहले से पढ़ो। हाँ भैया ये फॉर्म मैंने बोला था तुम्हें भरने के लिए, कल मैंने मैसेज भी डाला था, फॉर्म कौन कौन बच्चे नहीं लाए अभी तक?